नमस्कार। गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी के सेकेंड ईयर ज्योग्राफी के आप सभी विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर निधि खिंदुका जैन, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, आज के इस ई कंटेंट में स्वागत करती हूँ। आप सभी यह जानते हैं कि आपके सिलेबस में 2 थ्योरी पेपर्स हैं और एक प्रैक्टिकल का पेपर है। थ्योरी पेपर्स में पेपर 1 आपका ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी है या मानव एवं आर्थिक भूगोल, और हम उसी का अध्ययन कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ह्यूमन ज्योग्राफी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पार्ट 2। हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पढ़ रहे हैं और हमारे पिछले ई वीडियो मानव भूगोल मूल सिद्धांत पार्ट 1 या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पार्ट 1 में हमने मानव भूगोल का पहला मूल सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी किया था। आज हम मानव भूगोल के दूसरे मूल सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मानव भूगोल में 3 मूल सिद्धांत माने जाते हैं: क्रियाशीलता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, पार्थिव एकता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी और वातावरण समायोजन का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल एडेप्टेशन। हमारे पिछले ई वीडियो में हमने क्रियाशीलता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी का अध्ययन किया था और आज हम हमारे सेकेंड प्रिंसिपल जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के, उसका अध्ययन करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी या पार्थिव एकता का सिद्धांत। संसार में विद्यमान प्रत्येक तत्व एक दूसरे से संबंधित है और एक दूसरे पर निर्भर है। विश्व का प्रत्येक कारक, चाहे वो भौतिक कारक हो चाहे वो जैविक कारक हो, वह एक दूसरे से प्रभावित होता है और एक दूसरे को प्रभावित करता है। प्रत्येक कारक अन्य कारकों से प्रभावित और नियंत्रित होकर विकसित होता है तथा अपने विकास से अन्य कारकों को भी नियंत्रित एवं प्रभावित करता है। आप जानते हैं कि हमारे आसपास पृथ्वी पर हम जो प्रमुख कारक मानते हैं, हमारे एनवायरनमेंट के जो प्रमुख फैक्ट्स हैं, उनको हम 2 में डिवाइड करते हैं: भौतिक कारक या फिजिकल फैक्टर्स और जैविक कारक या बायोलॉजिकल फैक्टर्स। भौतिक कारक में हमारे आसपास के वह सभी अजैविक या अबायोटिक फैक्टर्स आते हैं जो नेचर हमें प्रोवाइड करता है, जैसे कि जलवायु, जैसे कि हमारे आसपास की जो भौतिक आकृतियां हैं या स्थल आकृतियां हैं, पहाड़, पठार, मैदान, ये, या फिर हमारे को जो जल उपलब्धता प्राप्त होती है नदियों में, हमारे आसपास की झीलों में जो जल चक्र के द्वारा हमें जल प्राप्त होता है, ये सभी भौतिक कारक हैं जो कि हमारा भौतिक पर्यावरण या फिजिकल एनवायरनमेंट बनाते हैं। और जो हमारे जैविक कारक हैं, उन जैविक कारकों में हम सभी प्रकार के पेड़ों को, पेड़ पौधे, नॉट ओनली पेड़ बट पौधों को भी, प्लांट्स को, जीव जंतुओं को, मृतोपजीवी जीवों को और मानव को इंक्लूड करते हैं। तो प्रत्येक कारक अन्य कारकों से प्रभावित और नियंत्रित होकर विकसित होता है तथा अपने विकास से वह अन्य कारकों को भी प्रभावित और नियंत्रित करता है। हम इसमें दोनों कारक मान रहे हैं, जैविक और अजैविक, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। पृथ्वी भी एक इकाई है और इसके विभिन्न भाग भी आपस में एक दूसरे से संबंधित और नियंत्रित हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि नदर्न अमेरिका एशिया से कनेक्टेड नहीं है।
फिज़िकली भी हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और आजकल तो जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है और पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट हो गया है, तो उसमें हम सब एक दूसरे से संबंधित हो गए हैं और एक दूसरे से नियंत्रित भी हो गए हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर समान भौतिक नियम क्रियाशील हैं और समान प्रभाव डालते हैं। आपने अपने फर्स्ट ईयर में फ़िज़िकल ज्योग्राफी पढ़ी थी, और आपने फ़िज़िकल ज्योग्राफी में डिफरेंट फिज़िकल फीचर्स पढ़े थे, डिफरेंट थ्योरीज़ पढ़ी थी। माउंटेन बिल्डिंग थ्योरी आपने पढ़ी थी, प्लेट टेक्टोनिक्स आपने पढ़े थे, इंटरनल जो फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल जो फोर्सेस हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस, हमने उनका अध्ययन किया था। और आपने ये देखा था कि ये जो इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, या जो भू आकृतियाँ हैं, या पर्वतों के जो निर्माण के जो प्रिंसिपल्स हैं, वो पूरी अर्थ पर, पूरी पृथ्वी पर सभी महाद्वीपों में समान रूप से कार्य करते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर समान भौतिक नियम प्रभावित हैं। आपने जलवायु में देखा होगा, जब हम जलवायु का अध्ययन करते हैं तो जहाँ तापमान अधिक होता है वहाँ वायुदाब कम होता है। यह संपूर्ण पृथ्वी पर समान नियम है, और जो वायुदाब कम होता है या तापमान अधिक होने के जो प्रभाव पड़ते हैं, वो पूरी पृथ्वी पर, चाहे वो कोई सा भी महाद्वीप हो, समान होते हैं। विभिन्न भौगोलिक कारक जैसे भूमि की बनावट, जलवायु, मृदा, वनस्पति, जीव जंतु आदि एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं और अपने जीवन निर्वाह हेतु परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हम जानते हैं कि जो प्राकृतिक वनस्पति है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, और उस भोजन से पृथ्वी के बाकी जीव जंतु अपने जीवन और विकास की प्रक्रिया का निर्वहन करते हैं। तो जीव जंतु अपने जीवन के लिए वनस्पतियों पर डिपेंडेंट होते हैं, और किस क्षेत्र में कौन सी वनस्पति विकसित होगी ये डिपेंड करता है उस क्षेत्र की जलवायु, उस क्षेत्र की मृदा और उस क्षेत्र की जो भू आकृति या रिलीफ होती है। अगर वो प्लेटो रीजन है तो वहाँ डिफरेंट टाइप के वेजिटेशन होगी, अगर वो माउंटेन्स हैं वहाँ डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन होगी, अगर वो प्लेन्स हैं वहाँ डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन होगी। तो भूमि की बनावट, जलवायु और सॉइल का टाइप वनस्पति के प्रकार को प्रभावित करते हैं, और वनस्पति का प्रकार उस क्षेत्र में जो जीव जंतु, जो एनिमल्स हैं वेरियस काइंड्स के, उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, और अपने जीवन निर्वाह हेतु परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यह हमने फूड वेब के द्वारा देखा है कि किस तरीके से जो खाद्य चक्र है या किस तरीके से जो जल चक्र है, अगर हम भौतिक की बात करें तो जल चक्र किस तरीके से जलवायु वनस्पति के द्वारा प्रभावित होता है, और फिर वर्षा के द्वारा इन सभी चीज़ों को जल प्राप्त होता है। और इसी तरह वनस्पति जीव जंतुओं के लिए भोजन प्रदान करती है, और उस क्षेत्र के जीव जंतु खाद्य वेब जो है, फूड वेब जो है, उसके द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मृदा के निर्माण में जलवायु, भूमि, वनस्पति का सम्मिलित योग होता है। किस तरह कैसी मृदा होगी, ये वहाँ की जो बेसिक जो शैलें हैं, उस जगह की जो बेसिक रॉक्स हैं, वो वहाँ की सॉइल की जो कंपोजिशन है उस पर इफ़ेक्ट डालती हैं। फिर वहाँ किस प्रकार की जलवायु है, आर्द्र जलवायु है तो आर्द्र मृदाएं होती हैं, शुष्क जलवायु है जैसे मरुस्थलों की जलवायु तो शुष्क मृदाएं होती हैं, और वहाँ किस प्रकार का वनस्पति है यह डिसाइड करता है कि उस मृदा में जीवांश कैसे होंगे और कितने होंगे। तो इन सब का सम्मिलित योग मृदा के प्रकार और मृदा की फर्टिलिटी को अफेक्ट डालता है, और फिर जिस तरह की मृदा होती है उसके अकॉर्डिंग उस क्षेत्र का प्राकृतिक वनस्पति विकसित होता है। जलवायु के विभिन्न कारक एक दूसरे से संबंधित होते हैं
और भूपटल पर समान जलवायु क्षेत्रों में समान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जैसा कि अभी मैंने कहा और आपने अपने लास्ट ईयर के फिज़िकल ज्योग्राफी के पेपर में भी पढ़ा होगा कि जहाँ तापमान अधिक होता है वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुदाब कम होता है और पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती हैं और फिर ये पवनें अगर जलराशि पे से आती हैं तो वो आर्द्र होती हैं और अगर शुष्क भूमि पे से आती हैं तो शुष्क होती हैं। और किस तरह की पवनें आ रही हैं उस पर डिपेंड करता है कि उस क्षेत्र में वर्षा कितनी होगी और उस क्षेत्र का तापमान क्या होगा। तो इस तरीके से जलवायु के विभिन्न कारक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और फिर कैसा तापमान है, किस तरीके की वर्षा हो रही है, ये वहाँ की मृदा पे इम्पैक्ट डालती है और जलवायु और मृदा मिल के वहाँ के प्राकृतिक वनस्पति को डिसाइड करते हैं कि किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति उस क्षेत्र में पाई जाएगी। जलवायु और मृदा वनस्पति के विकास को प्रभावित करता है और फिर उस क्षेत्र में जो वनस्पति विकसित होती है वो उस क्षेत्र की जलवायु और मृदा को प्रभावित करती है। जैसे अगर डेंस फॉरेस्ट हैं, अगर वनस्पति घनी है तो वहाँ के तापमान कम होंगे, वहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा होगी और वहाँ की वर्षा, वहाँ की आर्द्रता और वहाँ के तापमान को उस क्षेत्र की वनस्पति प्रभावित करेगी। अगर वनस्पति विरल है और वनस्पति छोटी है तो वहाँ की अगेन टेम्परेचर्स को और वहाँ की आर्द्रता को, वहाँ की रेनफॉल को वो इम्पैक्ट करेगी। इसी तरीके से किस प्रकार की वनस्पति है वो उस मृदा में जीवांश के कॉम्पोजिशन पे इम्पैक्ट डालती है और वनस्पति की रूट्स जो होती हैं वो मृदा को होल्ड करके मृदा क्षरण को रोकती हैं। जलवायु कारकों जैसे तापमान, वर्षा के प्रभाव से धरातलीय आकृतियों का निर्माण होता है। अगेन ये आपने अपने लास्ट ईयर के फिज़िकल ज्योग्राफी में भी पढ़ा था कि वायु से और जल के द्वारा, वायु के द्वारा और पवनों के द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। इरोजन से अलग तरह की आकृति का निर्माण होता है और फिर जब वो जाकर के इरोड करने के बाद अपना जो इरोडेड मटेरियल है उसको डिपॉजिट करती हैं, चाहे वो पवनें हों चाहे वो जल हो, वो जहाँ पे डिपॉजिट करती हैं वहाँ पे दूसरी प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो चाहे ग्लेशियर्स हों या हिमनद हो, चाहे वो नदियाँ हों, चाहे वो पवनें हों, और तापमान अनाच्छादन के द्वारा तापमान का कम ज़्यादा होने से बेस रॉक्स डिवाइड होती हैं और फिर सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो जलवायु कारक जैसे तापमान, वर्षा धरातलीय आकृतियों का निर्माण करते हैं और फिर किस क्षेत्र की धरातलीय आकृति उस क्षेत्र में है वो जलवायु को प्रभावित करती है। हमने देखा है कि उत्तर में जो हिमालयाज़ हैं वो किस तरीके से भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। भारत में रेनफॉल को, भारत में टेम्परेचर को हिमालयाज़ प्रभावित करते हैं और हमारे जो साउथ में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है वो भी वर्षा को प्रभावित करते हैं। तो स्थलाकृतियाँ जलवायु को प्रभावित करती हैं। भौगोलिक वातावरण का प्रत्येक तत्व एक दूसरे पर निर्भर, एक दूसरे से संबद्ध और एक दूसरे से संगठित होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि भौगोलिक वातावरण का प्रत्येक तत्व, चाहे वो स्थलाकृतियाँ हों, चाहे वो जलवायु हो, चाहे वो मृदा हो, वो कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और फिर ये चीज़ें मिलकर के प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतुओं के विकास और ग्रोथ को इम्पैक्ट डालती हैं। किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले मानव के रहन सहन, जीवन, खान पान, वेशभूषा और सामाजिक व्यवस्था पर भौगोलिक दशाओं का प्रभाव पड़ता है। किस तरीके के वहाँ के सेटलमेंट पैटर्न होगा, किस तरीके के कपड़े लोग पहनते हैं,
किस तरीके का उनका भोजन है, ये वहाँ की जलवायु और वहाँ की स्थलाकृति डिसाइड करती है कि कैसा मटेरियल उनको मिल रहा है, उस जलवायु में कौन से क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं। तो उस पे वहाँ का सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण निर्भर करता है। स्वयं मानव भी अपने विवेक, ज्ञान और तकनीकी विकास के आधार पर भौगोलिक कारकों को प्रभावित करता है और सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। विभिन्न क्षेत्रों में मानव ने अपनी तकनीकी ज्ञान के आधार पर, अपने विवेक के आधार पर और अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अपने प्राकृतिक वातावरण को भी प्रभावित किया है। आप अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, किसी रूरल सेटलमेंट या ग्रामीण परिवेश में जाते हैं तो वहाँ पे आपको खेत नज़र आते हैं, अलग तरीके की जो झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं या जो मकान बने हुए हैं वो अलग तरीके के होते हैं नगरीय क्षेत्र से। नगरीय क्षेत्रों में जब आप जाते हैं तो आपको एक डिफरेंट काइंड के रोड पैटर्न मिलता है, डिफरेंट काइंड का सेटलमेंट मिलता है। विभिन्न प्रकार दोनों जो नगरीय क्षेत्र हैं और ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें जो निवास करने वाले प्राणी हैं या निवास करने वाले जो मानव समूह हैं, उनकी जीवन शैली, उनके जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, उनका रहन सहन, खान पान बिल्कुल डिफरेंट होता है। और उसी तरीके का उस क्षेत्र का सांस्कृतिक परिवेश भी होता है। एक नगरीय कल्चरल पैटर्न और एक ग्रामीण कल्चरल पैटर्न में डिफरेंस होता है और देखकर ही हम पहचान सकते हैं कि यह एक नगरीय क्षेत्र है, अर्बन रीजन है, या एक ग्रामीण क्षेत्र या रूरल रीजन है। फ्रेडरिक रेट्ज़ल ने कहा कि मानव भूगोल के दृश्य पार्थिव एकता से संबंधित हैं और प्रत्येक स्थान पर भौगोलिक दृश्य वहाँ के वातावरण से संबंधित है और वातावरण स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग है। तो ये फ्रेडरिक रेट्ज़ल की डेफिनेशन थी ह्यूमन ज्योग्राफी में टेरेस्ट्रियल इंटीग्रिटी या टेरेस्ट्रियल यूनिटी के लिए। इसी तरीके से A.V. हम्बोल्ट जो कि ज्योग्राफर हैं एक, उन्होंने भी यह कहा कि संपूर्ण प्रकृति में एक ही आत्मा व्याप्त है और एक ही जीवन हमें पत्थर, पौधों, जानवरों और यहाँ तक स्वयं मानव में भी मिलता है, क्योंकि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। उनका मतलब यहाँ पत्थर से जो स्थलाकृतियाँ हैं हमारे आसपास की, उससे रहा। इसी तरह विडाल डी लाब्लाश ने कहा कि संपूर्ण भौगोलिक प्रगति में प्रमुख विचार पार्थिव एकता का है, टेरेस्ट्रियल यूनिटी का है। पृथ्वी के सभी भाग किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं और जहाँ पर जो भी घटनाएं होती हैं, परिघटनाएं होती हैं, वह एक निश्चित क्रम का अनुसरण करती हैं। यह हमने फिजिकल लॉज में देखा है। जीन ब्रूंच ने कहा कि विभिन्न दशाओं के अंतहीन अंतर संबंधों के कारण सभी शक्तियां परस्पर घनिष्ठ रूप से बंधी हुई हैं। जैसे जलवायु के विभिन्न कारक एक दूसरे से संबंधित हैं। जलवायु जल चक्र को प्रभावित करती है, जल चक्र जल उपलब्धता को प्रभावित करता है, वो प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति जीवन या जीव जंतु और मानव के विकास, रहन सहन को प्रभावित करती हैं। तो यह जीन ब्रूंच का कहना था। पृथ्वी पर हम स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों में मिलने वाली उन सामान्य दशाओं से जुड़े हुए हैं जिनमें जीवों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है। और यह जो क्षेत्र है जहाँ तीनों स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल की कनेक्टिविटी होती है और हमें अनुकूल दशाएं मिलती हैं जीवन के विकास के लिए, उसे हम जैव मंडल कहते हैं। विश्वव्यापी जल चक्र इस वृहद पारेतंत्र को, जो जैव मंडल का पारेतंत्र है, उसको जोड़ता है। और वायुमंडल के सभी तत्व परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। ये हमने देखा तापमान, वायु और वर्षा या प्रेसिपिटेशन किस तरीके से संबंधित हैं। पृथ्वी तल पर पाए जाने वाली विभिन्न स्थलाकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, झीलें, नदियाँ, मैदान में भी संबद्धता पाई जाती है। किस तरीके से इरोजन और डिपोजिशन के द्वारा जलवायु के जो विभिन्न तत्व हैं वो इन आकृतियों का निर्माण करते हैं।
भूपटल की संगठक चट्टानों के अनाच्छादन से मृदा का निर्माण होता है और यह मृदा संपूर्ण जैवमंडल को जैविक आधार प्रदान करती है, क्योंकि इस मृदा से ही वनस्पतियों का विकास होता है और इस मृदा में ही विभिन्न जीव जंतु अपना निवास बनाते हैं। जनसंख्या के वितरण और विस्तार पर भी प्राकृतिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है। अनुकूल परिवेश में जनसंख्या अधिक और विषम जलवायु और विषम धरातल पर जनसंख्या कम पाई जाती है। हमने देखा है कि पोलर रीजन्स जहाँ बहुत कोल्ड होता है या माउंटेन्स जहाँ की बहुत कोल्ड टेम्परेचर्स होते हैं, वहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है और नदी घाटी क्षेत्रों में या तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि पार्थिव एकता का सिद्धांत एक शाश्वत एवं विश्वसनीय तथ्य है और हमारे पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि हमारे ब्रह्मांड में विद्यमान प्रत्येक भौगोलिक कारक एक दूसरे पर निर्भर तथा एक दूसरे से संबंधित है। सन के चारों तरफ सौर मंडल के विभिन्न जो ग्रह हैं वो घूमते रहते हैं और हम सन के कितनी पास और कितनी दूर हैं वो हमारे ऋतुओं को प्रभावित करता है। ऋतुएं तापमान को प्रभावित करती हैं और इस तरीके से पूरा चक्र चलता है। तो विभिन्न भौगोलिक कारकों का अध्ययन स्वतंत्र रूप से नहीं अपितु परस्पर संबद्धता के आधार पर ही किया जा सकता है और क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है जिसके विभिन्न भाग परस्पर जुड़े हुए हैं, तो यह जो टेरेस्ट्रियल यूनिटी का जो सिद्धांत है यह एक शाश्वत सत्य है और इसे हम मान सकते हैं कि विश्व में पार्थिव एकता हमें सभी जगह दृष्टिगोचर होती है। आप जो इसके लिए रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हैं वह है मानव एवं आर्थिक भूगोल, डॉक्टर R.K. गुर्जर और डॉक्टर B.C. जाट की किताब है ये और यह पंचशील प्रकाशन जयपुर का पब्लिकेशन है। जो इसके लिए असाइनमेंट है वह है पार्थिव एकता के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। यह एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसे आप 250 से 500 शब्दों में कर सकते हैं। तो यह था हमारा आज का ई वीडियो जिसमें हमने पार्थिव एकता के सिद्धांत या टेरेस्ट्रियल यूनिटी के सिद्धांत का अध्ययन किया। हमारे नेक्स्ट ई वीडियो में हम ह्यूमन ज्योग्राफी के तीसरे मूल सिद्धांत वातावरण समायोजन का सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। तो हम अध्ययन करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट का अपने नेक्स्ट ई वीडियो में। धन्यवाद।